और 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और अमित, शुरुआत कहां से करेंगे आज? चलते श्रेषी का रुख करते हैं। श्रेषी, गुड मॉर्निंग। आपके पास आज खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर है? जी देखिए, आज कैलकाटा हाई कोर्ट जो है पोस्ट पोल वायलेंस का जजमेंट देने वाले हैं। ये लगभग 2 महीने से हाई कोर्ट सुन रहे थे। देयर वाज अराउंड 9 पिटिशंस फाइल्ड ऑन पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। इलेक्शन की बाद की जो हिंसा हुई है राज्य में, जो मामला अब तक हुई है, एक तरफ कैलकाटा हाई कोर्ट ने एनएचआरसी को जिम्मेदारी दी कि कैसे पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है उस पे एक रिपोर्ट सबमिट किया जाए, और एनएचआरसी ने वेस्ट बंगाल में जगह जगह जाके लोगों से बात करके कंप्लेंट्स लेके ये रिपोर्ट फाइल किया है, जहां पे उन्होंने बहुत शार्पली स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि जो हैंडलिंग ऑफ द मैटर था बहुत ही गलत तरीके से किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। और दूसरी ओर ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, नकारा है ये एनएचआरसी का रिपोर्ट, बोला है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनका कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक है, इसीलिए ये रिपोर्ट बायस्ड है। और दूसरी ओर कहा है कि एनएचआरसी जो है इनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि ये प्रोब करे। आज जो कैलकाटा हाईकोर्ट से राय आएगी इसके ऊपर, ये बताएगी कि अगर ये सारे जो पोस्ट पोल वायलेंस है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट ही इनको प्रोब करेंगे या कोई सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए को सौंपा जाएगा। तो आज पूरी दिन ये बड़ी खबर पे हमारी नजर टिकी रहेगी। श्रेषी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब ह्यूमन राइट कमीशन की टीम कोलकाता गई थी तो उनके साथ मारपीट की गई थी, वो वीडियो फुटेज भी सबने देखी है। इसके अलावा वहां पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, लोकल लीडर्स थे, उन्होंने भी बहुत बदतमीजी की, सरकारी मुलाजिमों के साथ मारपीट की, उनके दस्तावेज छीने गए। तो ये तस्वीरें भी तो कोर्ट के पास होंगी ही। तो इस बात को डिसाइड करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हालांकि कोर्ट का मामला है, जब भी कोई मामला विचाराधीन होता है उस पर हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन फुटेज दुनिया ने देखी थी और जिस तरह से मारपीट हुई ह्यूमन राइट कमीशन की टीम के साथ, तो अब क्या बाकी है, कोई फॉर्मेलिटी बाकी है ये बात कहने की या सुनने की? देखिए, ये जो कैलकाटा हाई कोर्ट की लार्जर बेंच है, ये मामला सुनवाई कर रही है, 5 जज की बेंच है, तो काफी लॉन्ग प्रोसीजर था इसका हियरिंग का। एक वजह इसकी ये थी कि एनएचआरसी को ज्यादा टाइम दिया गया था कैलकाटा हाई कोर्ट से। जो पहला डेडलाइन था उसके बाद वो डेडलाइन एक्सटेंड किया गया था एनएचआरसी को, ताकि वो और नजदीके से ये सारी जो मामला है आ रही थी कंप्लेंट्स पोस्ट पोल वायलेंस की, वो जांच कर पाए। उनको कहा गया था कि आप जिलों में जाके देखिए, लोगों से बात कीजिए, क्या कहा पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, ये प्रोब करने के लिए। तो ये काफी वक्त लगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को टाइम दिया गया कि आप देखिए अगर आपको कोई जो ऑब्जेक्शन है एनएचआरसी रिपोर्ट पे, तो ये पूरी सुनवाई जो चली लगभग 2 महीने के ऊपर चली है। और आज फाइनली जो है राय 11 बजे आने वाली है कैलकाटा हाई कोर्ट से, और देखना यही है कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेगा या फिर इसे कोई सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाएगा। बिल्कुल। और गुरप्रीत चिन्ना का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से। गुरप्रीत, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आज पूरे दिन चर्चा में रह सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो खबरों के सेंसेक्स में सबसे बड़ी खबर जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आ रही है, जो सबसे बड़ी है कि अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर बनने के बाद पहले बार जन आशीर्वाद यात्रा के लिए आया। तो इस समय हम हिमाचल भवन में खड़े हैं, यहाँ पे वो आएंगे, हम देख सकते हैं लोग बड़ी कतार में आए हुए हैं, क्योंकि ये जन आशीर्वाद यात्रा है जो यहाँ से स्टार्ट होगी, करीब 10 बजे से लेके 5 बजे तक शिमला पहुंचेगी और लगातार स्वागत होंगे। मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं यहाँ डोल नगाड़े बजाने के लिए, क्योंकि कभी भी 10 बजे स्टार्ट होएगी। हम देख सकते हैं कि हिमाचल से बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी, उसके बाद रास्ते में रुकते रुकते, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत क्लियर है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको लोगों तक पहुँचाना है। और जो हमें सूत्रों से पता चला है, ये जो यात्रा 5 दिन लगातार होगी, 650 किलोमीटर लगातार
पूरे 37 जो विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, वहां पे लोगों से संपर्क होगा। तो जो इस समय का माहौल है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा के 10 बजे यहाँ पे आएगी। और वहीं बात करें पुलिस के अरेंजमेंट की, तो बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस अरेंजमेंट हुई है। लेकिन कल का लगातार इस बात पे भी सवालिया चिन्ह लगातार ऑपोजिशन पार्टीज भी उठा रही है, क्योंकि अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं हिमाचल में, जो इस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और थर्ड वेव को लेके भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो सारा दिन लगातार जो ये खबर रहेगी, जन आशीर्वाद यात्रा, जो अनुराग ठाकुर मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी स्टेट में आ रहे हैं। यहाँ पे पहले यहाँ से चंडीगढ़ से हिमाचल भवन से स्टार्ट होके सीधी की सीधी जाएगी शिमला तक, और सुबह 10 बजे जब स्टार्ट होगी उसके बाद 5 बजे तक वहाँ पहुँचा जाएगा। रास्ते में सोलन में भी होगा, शोगी में भी होगा, कंडाघाट में भी होगा, लगातार स्वागत होंगे। और कहीं ना कहीं हमें ये भी बताया गया है कि सोलन में रथ यात्रा स्टार्ट की जाएगी। सोलन में जाके एक रथ में चलेंगे हम। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दर्शकों को दोबारा से दिखाएं कैसे ढोल नगाड़े से यहाँ पे किया जाएगा। गाड़ियां तैयार की गई हैं, स्पेशल गाड़ियां बनाई गई हैं, क्योंकि ये यात्रा पूरे देश के लिए महत्व रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपनी पॉलिसीज को लेके लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। और जैसे मैंने बताया है कि 650 किलोमीटर 5 दिन में तय किए जाएंगे और 37 विधानसभा क्षेत्रों में जाके लोगों से संपर्क। आज इस जन आशीर्वाद यात्रा का पक्ष विपक्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितने मायने रखती है ये हिमाचल में? 9-9:30 बजे के करीब 9:30। कितने बजे यात्रा ये स्टार्ट हो रही है? तो कहीं ना कहीं जो ये यात्रा है, यात्रा को लेके मैं साथ में चलते चलते हम दिखाएंगे कि कैसे गाड़ी भी तैयार की गई है इस यात्रा को लेके, क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये यात्रा का बहुत महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपनी पॉलिसी लोगों में पहचाना चाहती है। और इस बात को लेके लगातार तो हम अपने दर्शकों के दिखाएंगे एक स्पेशल जो जीप तैयार की गई है, वो जिसमें हम तस्वीरें भी आप अनुराग देखेंगे। ठाकुर भाजपा हिमाचल प्रदेश, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से शुरुआत होती है इस यात्रा की, वो भी आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या और खबर आपके पास आज खबरों के सेंसेक्स में? देखिए, आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी मुंबई में एयरपोर्ट से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 6 दिन की इस यात्रा में वो मुंबई, वसई विरार और इसके अलावा सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इस जिले को वो कवर करेंगे। लेकिन उनकी इस जो जन आशीर्वाद यात्रा से जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में खास तौर से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश करता हूं कि वो कोविड को ध्यान में रखते हुए कोई रैलियां, कोई गैदरिंग, कोई सभा ना करें। वहीं दूसरी तरफ उनका जो इशारा था वो सीधे तौर पर बीजेपी और खासतौर से नारायण राणे की इस यात्रा को लेकर के था। आज नारायण राणे जो सबसे पहले दादर में जाएंगे और वहां पर वीर सावरकर स्मारक, इसके अलावा चैत्य भूमि, उसके बाद बाल ठाकरे जो उनका स्मारक है, जो स्मृति स्थल है, वहां पर पहुंच करके वो अपना होमेज पे करेंगे। तो ऐसे में शिवसेना जो है इसको लेकर के काफी नाराज है। उनका कहना है कि जिस नारायण राणे ने शिवसेना को धोखा दिया, उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें वहां जाने का कोई हक नहीं है। जबकि यहाँ से नारायण राणे का ये बयान आया है कि बाल ठाकरे जो है वो सभी के नेता थे और ऐसे में उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना ये सबका हक है। तो ऐसे में जब आज नारायण राणे मुंबई में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्मी है वो बढ़ सकती है और इसी पर आज हम सबकी नजर रहेगी। शिवसेना को निशाने पर लेने के लिए क्या जानबूझकर कि उस स्थान का चयन किया गया जिसको कि शिवसेना का गढ़ कहा जाता है? एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए इसको। जी बिल्कुल, बीजेपी का तो सबसे पहले यही मानना है कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा है इससे उनको बीएमसी में जो है जो आगामी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और बीएमसी में शिवसेना का कब्जा है और सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी जो है, जो पहले शिवसेना का बड़ा भाई बन गई थी पिछले चुनाव में, पहले छोटा भाई कहा जाता था, अब वो सीधे तौर पर जो शिवसेना से टक्कर लेती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि नारायण राणे जो पूर्व शिव सैनिक कहलाए जाते थे, उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो दादर, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, उसे चुना है ताकि वो वहां पर पहुंचे, वहां पर अपना पूरा जो शक्ति प्रदर्शन करें और उससे अपनी इस यात्रा को बढ़ाएं। तो संदेश जो है वो पूरी तरीके से साफ है यहाँ पर नारायण राणे की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। और यही वजह है कि जब इसको लेकर के शिवसेना इसको लेकर के रिटेलिएट करेगी, इसे जवाब देगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनावी हलचल जो है या राजनीतिक हलचल जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी।
बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में तो साफ तौर हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन इस लिहाज से उत्तर प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं रहता है। आदर्श हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आदर्श, क्या खबर सबसे ऊपर निकल कर आ रही है? देखिए, जो आज के दिन की खबरों के सेंसेक्स में सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से होगी वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को और साथ ही साथ जो यूपी से खिलाड़ी खासतौर पर शामिल हुए थे टोक्यो ओलंपिक में, उन सभी का सम्मान करने जा रही है, उन्हें इनाम देने जा रही है। इसमें नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्हें 2 करोड़ रुपए, पीवी सिंधु को 1 करोड़ रुपए, रवि दहिया को 1.5 करोड़ रुपए, ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए थे। उन्हें न सिर्फ सरकार इनामों की उनके ऊपर बरसात कर रही है, बल्कि जो यूपी के 75 जिले हैं, उन 75 जिले के 75 ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, उन लोगों को भी वर्चुअली जुड़कर उनके साथ संवाद कर कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो पुरुष खिलाड़ी हैं हॉकी टीम के साथ ही साथ जो महिला हॉकी टीम है, उनके जो ट्रेनर हैं, उनके जो साथ के टीम के लोग हैं, उन सभी लोगों को सरकार कुछ न कुछ जो सहयोग है वो दे रही है। और इससे पूरे कार्यक्रम का नाम खिलाड़ियों के महाकुंभ को रखा गया है। यानी खासतौर पर यूपी सरकार चुनाव से पहले एक कोशिश जरूर कर रही है कि जो खिलाड़ी हैं, जो युवा शक्ति है, जो खासतौर पर युवाओं की बात की जाती है, उसको लेकर एक संदेश दिया जाए कि यूपी सरकार भी दूसरे राज्यों के मुकाबले किसी भी तरीके से युवाओं का साथ देने में और उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए कम नहीं है। कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा नजरें इसी खबर पर रहने वाली है। वाकई बड़ी खबर है और अच्छी बात है कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है और इससे दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन तक भी एक अच्छा संदेश पहुंचता है। और अब रुक करते हैं पटना का। आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास क्या बड़ी खबर है पटना से? बिहार में राजद जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उसके भीतर की इंटरनल डिफरेंसेस अब सामने आ गई हैं। जुबानी जंग से बात आगे बढ़कर अब एक्चुअल डिसीजंस में साफ दिख रही है। कल गगन नाम के एक लड़के को यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया छात्र राजद का। ये बात जानने वाली है कि तेज प्रताप खुद को छात्र राजद का सर्वे सर्वा मानते आए हैं और छात्र राजद में उन्होंने काफ़ी समय दिया है। इसके बाद आकाश नाम के एक लड़के को उन्होंने पहले से रखा था इस जगह पे, जिसकी वजह से ये पोस्टर कॉन्फ्लिक्ट हुई। अभी जो हाल में आपने देखा होगा कि तेजस्वी के पोस्टर पे तेज प्रताप नहीं और तेज प्रताप के पोस्टर पे तेजस्वी नहीं। इसी बीच खबर आई कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको तेज प्रताप ने हिटलर कहा और इस बात को कवर करने वाले पत्रकारों पर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए और बयानबाजी फिर से की। तो अब ये मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है पटना में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य वैभव इस अपडेट के लिए। तो जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, यहाँ अधिकार और सत्ता की लड़ाई होती है और किसी का अधिकार छिनता है तो तकलीफ होती है। रुख करते हैं रविकांत का, दिल्ली से जोड़े हैं। रवि, आपके पास खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आज कौन सी बड़ी खबर है जो हमें शो में बात करनी चाहिए? देखिए अमित, खबरों के सेंसेक्स में आज बड़ी खबर दिल्ली से ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके 2 कार्यक्रम यहां पर हैं। और चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं, क्योंकि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान का आरंभ करने जा रही है। उसी के सिलसिले में आज योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मिलकर पूरे कार्यक्रम को फाइनल करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 2700 बूथ ऐसे हैं जहां पर वर्चुअली जेपी नड्डा वहां के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 400 विधानसभा सीटों पर 50 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 23 सितंबर तक पहुंचा दिए जाएंगे। यानी हर एक विधानसभा पर लगभग 40 से 50 भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो काम करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अब यूपी में चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में क्या मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है या नहीं। जानकारी ये मिल रही है कि
जो मंत्रियों की लिस्ट है वो केंद्र को सौंप दी गई थी, आलाकमान को सौंप दी गई थी, और ऐसे में क्या वजह रही कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। दूसरा कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, प्रभारी महासचिव रहे हैं, इसलिए यूपी की राजनीति को वो बखूबी समझते हैं और इन दोनों नेताओं से मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के सूत्रों ने ये बताया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम को फाइनल करेगी, उसमें सबसे बड़ा और विस्तृत कार्यक्रम अमित शाह का होने वाला है, तो इस पर भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, शिवानी का भी रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो आज बहुत चर्चा में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुंबई की बात की जाए तो सबसे पहले बता दें कि इस बार अगस्त के महीने में तीसरी से चौथी बार दोबारा वैक्सीनेशन बंद है, ना सिर्फ एक दिनों के लिए बल्कि 2 लगातार दिनों के लिए, वो भी बीएमसी और गवर्नमेंट रन सेंटर्स में। इसके पहले भी टाइम्स ऑफ भारत की टीम ने कई बार ये रिपोर्ट किया है कि लगातार सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ताले या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज के चलते बंद करंट देखने को मिलता है, जबकि प्राइवेट सेंटर्स में अभी भी काफी बड़ी मात्रा में भीड़ और वैक्सीनेशन सेंटर्स काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। दोबारा 2 दिनों के लिए वैक्सीनेशन बंद है, जहां सुबह से एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर लोग आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वैक्सीन हो रही है या नहीं लग रही है लोगों को, जिसके बाद उन्हें दोबारा खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सवाल यहाँ पर प्रशासन पर, बीएमसी पर उठता है कि जहां पर एक तरफ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स इतनी तेजी से वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को और नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, तो बीएमसी और सरकार के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो क्यों पीछे पड़ रहे हैं। तो 19 और 20 अगस्त के दिन वैक्सीनेशन मुंबई के सभी बीएमसी साथ ही साथ जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहां पर बंद होगा। हमारे सहयोगी पुलकित नागर लगातार हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। पुलकित, दिल्ली से और क्या अहम खबर आज आपके पास? देखिए 19 अगस्त 1919 अफगानिस्तान आज़ाद हुआ था। अब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है और इसी को देखते हुए जो अफगानिस्तान के छात्र हैं या जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो आज स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, साथ ही लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। संदेश ये देने की कोशिश होगी कि वो किसी भी कीमत पर तालिबान के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानेंगे, बल्कि अफगानिस्तान के झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज मानेंगे। जी बिल्कुल पुलकित, वापस लौट रहे हैं आपके पास। तो लगातार हमारे सहयोगी आपको एक एक करके वो खबर बता रहे हैं जो कि आज सेंसस के लिहाज से अहम रहने वाली है। पुलकित, लेकिन उन तमाम छात्रों से आपने बात की होगी अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर के, क्या उनका कहना है? देखिए तमाम लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर चिंतित हैं। उसकी वजह 2 है कि उनकी पहले अपने परिवार के लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, दूसरी वजह जो अफगानिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं वो सभी को चिंतित करती हैं। तो ऐसे में उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यही वजह है कि वो लगातार अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अपने लोगों से संपर्क कैसे हो पाएगा, कैसे वो ये जान पाएंगे कि वो जितने भी लोग उनके वहां पर हैं, परिवार के लोग, वो सब खुश हैं, खैरियत से हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जानकारी उन्हें कैसे मिल पाएगी, इसे लेकर उनकी चिंता ज्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल, तो लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ पटना से भी सागर जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि क्या आज सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। खबर है क्योंकि बिहार में लगभग 12 जिलों में बाढ़ का जो कहर है वो लगातार बरप रहा है। आप देखिए हम गंगा किनारे मौजूद है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा प्रभावित इस बार जो गंगा में जो जलस्तर बढ़ा है उस वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 3 लाख लोगों को प्रभावित किया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उफान पर पटना में गंगा बह रही है, और खास करके जो निचले इलाके हैं गंगा के, वहां पर जो लोग रहते हैं, जो गांव है, वो उसका संपर्क पटना से टूट गया है। जो जिला मुख्यालय है
उससे टूट गया है। तो ऐसे लोगों को वहां से निकालकर जिला प्रशासन ने बाहर लाया है। उनके लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। हम एक बार वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग हैं जो बाढ़ में फंसे हुए थे उनको वहां से बचाकर लाया गया है और उन्हें इस तरह से रखा गया। उनका जो जानवर है, गाय है, बैल है, तमाम चीजों को यहाँ पर लाया गया है। बजट अलॉट किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थिति बेहतर होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार बार बार इस बात पर जोर डालती है कि इस बार मैनेजमेंट बेहतर होगा, लेकिन जब तस्वीरें हम देखते हैं तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है शहरों का यह हाल है तो गांव कस्बों का क्या। कोशिशें हैं सरकार की, वो धरी की धरी रह जाती है और तस्वीर इस तरह से सामने आने लगती है जहां लोग अपने घर बार छोड़कर कहीं ना कहीं बसने के लिए तैयार होते हैं। लोग इस तरह से टेंट के अंदर आप देखिए समय बिता रहे हैं और सरकार के तरफ से इनके लिए हालांकि राहत के नाम पर खाना पीना जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जो इनका नुकसान होता है, जो इनकी खेती है या इनका जो घर बार में जो सामान है वो नुकसान उनका होता है। तो ये हर साल की बात है। बावजूद इसके सरकार के तरफ से कोई ठोस कदम बाढ़ को लेकर किस तरह से बाढ़ से निपटा जाए इसे लेकर अब तक नहीं बन पाई है। हर बार ये दोष दिया जाता है कि नेपाल के जो कैचमेंट इलाके हैं वहां पर अगर बारिश ज्यादा होती है तो उसका असर बिहार में दिखता है और बिहार की नदियां उफान पर आती है तो ये तस्वीर बनती है। तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल बहुत सारे हैं कि हर साल एक जैसी तस्वीर, हर साल एक जैसे दावे और हर साल स्थिति बदलती नहीं है। स्थिति बदलेंगी कैसे, ये बड़ा सवाल। और अब रुक करते हैं प्रदीप दत्ता का। प्रदीप, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास कौन सी खबर है जो आपके हिसाब से आज आप रहेगी पूरे दिन? देखिए, यहाँ पे तो सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादातर खबरें रहती हैं कि इस बार भी क्या हुआ है कि कल शाम देर रात 3 पाकिस्तान के बाशिंदे जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आर्मी ने पकड़ लिए हैं। तीनों माइनर बताए जाते हैं। एक की उम्र 17 साल है, दूसरे की 13 और तीसरे की 9 साल की उम्र है। और ये कहूटा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और चक्का बाग से ये क्रॉस करते हुए अंदर आए। उसी समय जो हमारे सुरक्षा बल थे वहाँ पे तैनात, उन्होंने इनको दबोच लिया और इनके से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये गलती से क्रॉस कर पाए हैं, करके हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उनकी वहाँ पे भी क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि लगातार सिविलियंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान यहाँ कोशिश करता है, या तो वो टेरर गाइड की तरह उनको यूज़ करता है या तो वो करता है उनको रिकॉनेसेंस के लिए, ताकि वो उस इलाके का पूरा मायना करने, ताकि आने वाले दिनों में वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन करा पाएँ। तो अगर ये गलती से आए होंगे तो भारत की फौज उनको पाकिस्तान के हवाले जल्दी कर देगी 24 घंटे के दौरान, और अगर नहीं होगा तो उनकी पूछताछ जारी रहेगी। क्योंकि अगर वो किसी भी ऐसी गतिविधि में मुलविस हैं तो उनकी पूछताछ जारी रहेगी। इस समय भारत कोई भी चांस लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप देखेंगे हालात जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, उसके बाद से कोई भी यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कोई भी गतिविधि होगी, भारत उसको कोई इजीली नहीं लेगा। उस पर बहुत पैनी नजर रखी जाएगी। यही एक वजह है कि इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी। क्या इनका मंसूबा था, किस वजह से ये यहाँ आए, क्योंकि 3 लोग पकड़े गए और पहले भी ऐसा देखा गया है कि जो स्थानीय निवासी होते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, उनको इस्तेमाल किया जाता है एज टेरर गाइड। बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ा थ्रेट लगातार बना हुआ होता था। हालांकि 370 हटने के बाद कुछ चीजें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। जो लोकल इंटेलिजेंस है वो काफी सपोर्टिव होना शुरू हुआ सुरक्षा बलों के। बहरहाल हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े और अब वक्त है दर्शकों को बताने का कि खबरों के सेंसेक्स में पूरा जो क्रम है हर एक खबर का वो क्या रहने वाला है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या क्रम था, क्या क्या खबरें थी जो कि आज खबरों के सेंसेक्स में शामिल रहीं, और उन खबरों के बाद आपको बताएंगे कि उनका खबरों का सेंसेक्स दिखाए जाने के बाद अब उनका क्रम निर्धारण क्या किया गया है। ये 2 अलग अलग चीजें आपको दिखा रहे हैं कि पहली रैंक क्या थी और अब नई रैंक में क्या बदलाव हुआ है। ये बदलाव के बाद तय किया गया हमारी तरफ से कि आखिरकार कौन कौन सी वो खबरें हैं जो किस क्रम में दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं। सबसे पहले बंगाल चुनाव हिंसा पर हाईकोर्ट का आज 11 बजे फैसला आने वाला है और जिस हिसाब से पोस्ट वायलेंस देखने को मिला था, 9 PIL भी दाखिल की गई थी। ये सबसे अहम खबर आज पूरे दिन की रहेगी जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बिल्कुल यही वजह है कि ये खबर टॉप पर है। इसके बाद बिहार में कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, मुंबई में वैक्सीनेशन 2 दिन तक बंद रहने वाला। तो ये खबरों का क्रम था जो आपने देखा। और सेंसेक्स देखने के बाद खबरों का रुख करते हैं छोटे से ब्रेक का। 5G में लगातार खबरें जारी हैं। कुछ बातों के लिए आगाह करने आई हूँ।
आधी रात को एयरपोर्ट पर चारों तरफ गोलियां बरस रही हैं और लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं। सुनिए। चीखते चिल्लाते लोग, गोलियां चलते हुए वहां पर दिख रहे हैं, भगदड़ मचे हुए है। लोग किसी तरह से भागना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की ये दहशत आप देखिए कि रात के वक्त भी धमाके, गोलियां। और 5G में वक्त है फटाफट खबरों का। कश्मीर के कुलगाम से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। सेना और पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने इन्हें अरेस्ट किया। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एसओजी और सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। सर्च ऑपरेशन जारी। अब आपको राजस्थान के अलवर से दिखाते हैं एक तस्वीर। अलवर के बहरोड में एक पिता ने गुस्से ने उसके 3 साल की मासूम बेटी की जान ले ली। पुलिस ने यह बताया कि आरोपी की अपनी पत्नी से घूंघट में रहने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान आरोपी पिता ने मासूम को जमीन पर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने अपना जुल्म छिपाने के लिए मासूम का अंतिम संस्कार भी कर दिया। फिलहाल पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने यह पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी से विवाद में बच्ची को मार दिया और घूंघट में रहने को लेकर पत्नी से ये पूरी लड़ाई हुई थी। और बेहद दुखद खबर, सुबह सुबह अंतिम संस्कार भी कर दिया मासूम का। अमित, लगातार इस तरह की घटनाएं आप देखिए बढ़ती जा रही हैं और कैसे अपराध के मामले, डोमेस्टिक वायलेंस ही इसे कहेंगे। परेशान करने वाली बात यह है कंचन की विवाद था घूंघट को लेकर, उसका गुस्सा बच्चे के ऊपर क्यों निकाला गया। ये पति पत्नी के बीच का विवाद था, इसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता। और अगर बहुत बड़ा मसला था तो घर के बड़ों को इसमें शामिल करते, लेकिन एक मासूम बच्ची पर गुस्सा उतारना बेहद दुखद है और सुबह सुबह इस तरह की खबरें हिला देती हैं, झकझोर देती हैं। घूंघट नहीं निकालने की बात को लेकर उससे झगड़ा किया कल शाम को। उस झगड़े के दौरान उसने उसकी बच्ची को एक थप्पड़ मारा, झगड़ा बढ़ गया। झगड़े बढ़ने के दौरान उसने गुस्से में अपनी बच्ची को ऊपर से फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसके घरवालों द्वारा, उसके ससुर, उसके पति द्वारा बिना किसी को बताए हुए उसका दाह संस्कार कर दिया। इससे पूर्व भी दहेज के लिए उसको 2 बार प्रताड़ित किया, जिसकी शिकायत दर्ज की हुई है। अभी अनुसंधान जारी है। और अब बात अफगानिस्तान की। देश छोड़ने के बाद पहली बार सामने आए हैं गनी अशरफ। गनी ने यूएई में शरण ली है। अफगानियों के लिए अशरफ गनी ने बयान भी जारी किया और कहा कि देश में रहता तो एक कत्लेआम मचता, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में वहां से निकला हूं। क्योंकि अशरफ गनी के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में और अपने विमान में पैसे भर के अशरफ गनी अफगानिस्तान से निकले हैं। तो उसी बात का खंडन अशरफ गनी ने किया और कहा कि मैं सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में वहां से निकला हूं, अगर नहीं निकलता तो देश में कत्लेआम मचता रहता। तो देखिए कैसे कई सारे आरोप लगे थे अशरफ गनी पर उन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कल रात फेसबुक के जरिए लाइव आए थे अशरफ गनी और इस बात का जिक्र किया कि मेरे पास मैंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए किया। बिल्कुल, गनी तो तालिबान के डर से यूएई में भाग गए, लेकिन उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह ने तालिबान से टक्कर लेने की ठान ली है। वहीं मुल्ला बरादर क्या करेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है।
अफगानिस्तान के 3 किरदार। पहला अशरफ गनी जो है फरार, दूसरा अब्दुल्ला सालेह जो कह रहे हैं जारी है टकरार, और तीसरा मुल्ला बरादर जिसके अगले कदम का दुनिया कर रही है इंतजार। सबसे पहले बात करते हैं अशरफ गनी की, जो काबुल पर तालिबान का कब्जा होने से ठीक पहले देश छोड़कर भाग गए। खबर आई कि गनी कतर में मौजूद है। अब उनको पकड़ने के लिए अफगान रक्षा मंत्री ने इंटरपोल से अपील की है। अफगान रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी ने राष्ट्रपति अशरफ गनी को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अपील की है। उन पर मातृभूमि को बेचने का आरोप लगाया गया है। د ټرمپ په ادارې کې دا پیشګویي کړې وه چې باید سوله د افغانانو د تجربې पहले खबर आई थी कि वो देश छोड़कर ताजिकिस्तान के लिए भागे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने फेसबुक पर बयान जारी कर सफाई दी है। زه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مشکور یم او پر هغوی ویاړم. هغوی ماته نه ده خوړلې. اصلي ماته موږ په سیاست کې خوړلې ده. په کوم سیاست کې؟ هم د طالبانو د رهبري سیاسي ناکامي وه، هم د حکومت د رهبري سیاسي ناکامي وه، او هم زموږ د نړیوالو همکارانو سیاسي ناکامي وه. دا ناکامي د سولې پروسه وه چې د جنگ په بهیر بدل شو. राष्ट्रपति तो देश छोड़कर, अपना पद छोड़कर, राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए, लेकिन इधर उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। Left his responsibilities vacant and his position vacant. I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan to consolidate this position and this statement that I have just made. I want to make it very clear that there are many factors why this situation happened. I am not ready to be part of the humiliation and shame that the foreign militaries have endured. I am standing for my country and the war is not over.